हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आर्या आप सबका आपके अपने चैनल लेट्स स्टार स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी का पेपर आपका पोस्टपोन हो चुका था, लेकिन आपको जो भी टाइम मिला इस टाइम को आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। अपने सिलेबस का बहुत अच्छे से रिवीजन करते रहना है। इसी के अंतर्गत हमने आपको साइंस में बायोलॉजी की रिवीजन सीरीज दी जा चुकी है। उसके बाद हमने हिस्ट्री की रिवीजन सीरीज स्टार्ट की थी, जिसके हमने पिछली रिवीजन सीरीज में एंशिएंट हिस्ट्री तक कंप्लीट कर लिया था। अगर अभी तक आपने सारी सीरीज नहीं देखी तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, तो वहां जाकर इन सारी सीरीज को देख के तो इनके नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये सीरीज आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। क्योंकि क्या हो रहा है, इस सीरीज में हम हर टॉपिक के सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही डिस्कस कर रहे हैं, जो आपके एग्जाम में इससे पहले किसी प्रीवियस ईयर पेपर पूछे जा चुके हैं या इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए आज के स्टार्ट हम करते हैं मध्यकालीन भारत के बारे में। क्योंकि आपको पता है, जो ये मध्यकालीन, आधुनिक भारत, प्राचीन भारत, ये क्या किया है, इतिहासकारों ने क्या किया, सिर्फ अध्ययन की सुविधा से डिवाइड किया कि इसमें इजिली अध्ययन न हो सके। जैसे आपने क्या पढ़ा था, प्राचीन भारत में दक्षिण भारत के राजवंश या अलग अलग राजवंश, अलग अलग शासक भी तो एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे थे। अब मध्यकालीन भारत में क्या हो, विदेशी भी आक्रमण करने लगे। जैसे भारत पे अरबों ने, तुर्कों ने, इन सब ने आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। तो चलिए हम पढ़ते हैं आज से मध्यकालीन भारत के बारे में। मध्यकालीन भारत में आज हम पढ़ते हैं भारत पर अरबों का आक्रमण। तो आपसे पूछ सकते हैं, भारत में अरबों का आक्रमण किया तो उसका नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। अब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के किस प्रांत में आक्रमण किया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत में आक्रमण किया। तो उस समय सिंध के राजा कौन थे? आपसे पूछ सकते हैं। तो सिंध के राजा कौन थे? दाहिर थे। तो हम कह सकते हैं मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध प्रांत में राजा दाहिर के ऊपर आक्रमण किया था। अब अरब आक्रमण की जानकारी आपको किसके द्वारा मिलती है? तो अरब आक्रमण की जानकारी में एक पुस्तक से मिलती है, चचनामा। चचनामा फारसी भाषा में लिखी गई पुस्तक है, जिसमें अरब आक्रमण की जानकारी का उल्लेख मिलता है। अब जब अरब आक्रमण की जानकारी का में उल्लेख भी मिल गया और पाता है कि अरबों ने आक्रमण कहाँ किया था? सिंध प्रांत में राजा दाहिर के ऊपर। जब राजा दाहिर इस युद्ध में पराजित हो गए, तब अरबों ने क्या किया? सिंध प्रांत में अपनी सत्ता स्थापित की। क्योंकि पहले जब ये अरब आए थे तो उनका मुख्य उद्देश्य था कि भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार, तो यहाँ पे धन का माल लूटना, ये सब उद्देश्य। लेकिन जब यहाँ पे देखा यहाँ की शासन व्यवस्था काफी कमजोर थी, तो उन्होंने अपनी शासन व्यवस्था का विस्तार करने का भी मन बनाया। जब उन्होंने राजा दाहिर को पराजित कर लिया तो उन्होंने सिंध प्रांत में अपना विस्तार किया, और सिंध प्रांत में अरबों ने सर्वप्रथम जजिया कर लगाया। तो आपसे पूछ सकते हैं कि भारत में सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया था? तो किसने लगाया था? अरबों के द्वारा। और कहाँ पे लगाए गए थे? तो सिंध प्रांत में। अब आपको पूछ सकते हैं जजिया कर होता क्या है? जजिया कर गैर इस्लामिक व्यक्तियों से लिया जाने वाला कर है, जो उनके जीवन व संपत्ति सुरक्षा लेते हैं। क्योंकि ये क्या थे? इस्लाम धर्म को ज्यादा मानते थे, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार था। तो बाकी जो गैर इस्लामिक व्यक्ति इनके साम्राज्य में रहते थे, उनसे जजिया कर वसूलते थे। जजिया कर क्या था कि गैर इस्लामिक व्यक्तियों से ले जाते, उनसे कहा जाता है कि आप हमारे साम्राज्य में रह रहे हैं, हम आपके जीवन की, आपकी संपत्ति की सुरक्षा कर रहे हैं, इसलिए आपको एक कर देना होगा। उसको कर को क्या कहते थे? जजिया कर। तो आपसे अगर पूछते हैं कि भारत में सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया था, तो अरबों ने लगाया था। अरबों ने कहाँ लगाया था? तो सिंध प्रांत में लगाया था। अब अरबों ने भारत में एक सिक्का चलाया, जिसे क्या कहते हैं? दिरहम। तो कई बार आपसे पूछ सकता है, दिरहम किसका सिक्का था? अरबों का सिक्का था। या अरबों ने दो किताबों का भारत में फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। पहले क्या था? पंचतंत्र वो ब्रह्म सिद्धांत। ये दो प्रसिद्ध पुस्तकों का अरबों ने फारसी भाषा में अनुवाद कराया था। अब चलिए हम पढ़ते हैं भारत पर तुर्कों का आक्रमण। तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की कौन था? आपसे पूछ सकते हैं। तो भारत पर सर्वप्रथम सुमुक्तगीन ने आक्रमण किया। सुमुक्तगीन किस साम्राज्य से था? अगर पूछते हैं तो किसका था? गजनी साम्राज्य से थे। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो अल्पतगीन एक तुर्क सरदार था, जिसने क्या किया था? गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। और जो सुबुक्तगीन था, जो भारत में आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की आक्रमणकारी था, ये क्या था? अल्पतगीन का दामाद था। कौन था? अल्पतगीन का दामाद था। कौन? सुबुक्तगीन। हम चलिए पढ़ते हैं महमूद गजनवी के बारे में। महमूद गजनवी क्या थे? सुबुक्तगीन के पुत्र थे। और सुबुक्तगीन क्या था? एक तुर्की आक्रमणकारी जिसने भारत पर आक्रमण किया। तो महमूद गजनवी ने सर्वप्रथम आक्रमण किसके विरुद्ध किया? राजा जयपाल के विरुद्ध, जिसमें क्या हुआ था? राजा जयपाल पराजित हो गए थे। और इससे पहले महमूद गजनवी क्या थे? खुरासान के शासक बन चुके थे। ये जैसे इनके पिता कहाँ थे? गजनी साम्राज्य के, तो वहीं पे खुरासान एक था जहाँ के सर्वप्रथम क्या हुए थे? महमूद गजनवी शासक बन चुके थे। तो आपसे पूछ सकते हैं कि भारत में आक्रमण से पूर्व महमूद गजनवी कहाँ के शासक थे? तो कहाँ के थे? खुरासान के शासक थे।
महमूद गजनवी ने भारत में कितनी बार आक्रमण किया? तो महमूद गजनवी ने कितने बार किया था? 17 बार आक्रमण किया था। और इनका जो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था तो सोमनाथ मंदिर पर किया गया आक्रमण। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, और उसमें सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है अगर आपसे पूछते हैं तो कहाँ पे? सौराष्ट्र में स्थित है। देखिए इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत इनको मैंने हाईलाइट कर दिया है ताकि इनको नोट्स आप बहुत अच्छे से बना लीजिए। जब इसको पढ़ें तो बहुत आसानी से नोट्स बनाते रहिए तो रिवीजन करते रहिए। और महमूद गजनवी की 2 उपाधियाँ थी, आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। जैसे क्या थी? मूर्ति भंजन व बुद्ध सिकन, ये दोनों क्या थी? महमूद गजनवी की उपाधियां हैं। किसकी थी? महमूद गजनवी। मूर्ति भंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने क्या किया था? मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया था भगवान की। तथा बुद्ध सिकन, ये मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। इसलिए कई बार आपसे पूछ सकते हैं कि मूर्ति सिकन, मूर्ति भंजन, बुद्ध सिकन किसकी उपाधियां थी? तो किसकी थी? महमूद गजनवी। क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछने का ढंग होता है थोड़े से डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको कौन से अभिलेख में किनकी पराजय का उल्लेख है, जैसे किसको सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिला, किस अभिलेख में मिला, एहोल अभिलेख का संबंध किससे है, कि किस शासक की कौन सी उपाधियां थी, इन सब चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। और इसके अतिरिक्त इस्लाम का प्रथम सुल्तान भी महमूद गजनवी को कहा जाता है। आपसे पूछ सकता है कि इस्लाम का प्रथम सुल्तान किसको कहते हैं? तो इस्लाम का प्रथम सुल्तान जो महमूद गजनवी को कहा जाता था। और महमूद गजनवी के दरबार में जो प्रमुख थे उनके बारे में कई बार पूछते दरबारी थे। जैसे पहले अलबरूनी, फिरदौसी व उतबी, ये कहते हैं महमूद गजनवी के प्रमुख दरबारी थे जिनके बारे में आपसे अक्सर एग्जाम पूछता है। पहले अलबरूनी के बारे में पूछता है। अलबरूनी के भारत सरकार ने क्या किया था? 1000 जन्म दिवस पूरे होने पर अलबरूनी के नाम पर एक डाक टिकट जारी किया। तो आपसे पूछ सकता है किस विदेशी यात्री के नाम पर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया था? तो किसके? अलबरूनी के बारे में। और अलबरूनी की 2 प्रसिद्ध किताबें जो आपसे पूछते हैं, पहले क्या? किताबुल हिंद, कानून मसूदी, ये क्या? अलबरूनी की प्रसिद्ध किताबें हैं। और किताबुल यामिनी, ये किसकी? उतबी की प्रमुख पुस्तक है। तो आपसे पूछ सकता है किताबुल उतबी किसकी पुस्तक है? तो किसकी? उतबी। और उतबी किसके दरबार में रहते थे अगर पूछते तो किसके रहते थे? महमूद गजनवी के दरबार में। अलबरूनी किसके दरबार में रहते तो महमूद गजनवी के बारे में। अब चलिए हम पढ़ते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। अगर आपसे कभी पूछते हैं मोहम्मद गौरी का वास्तविक नाम क्या था, तो उनका वास्तविक नाम था मोइजुद्दीन। क्या नाम था? मोइजुद्दीन। मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण जो मुल्तान के शासक फतेह दाऊद के विरुद्ध हुआ। तो आपसे पूछ सकते हैं मोहम्मद गौरी ने प्रथम आक्रमण कहाँ पे किया था? तो मुल्तान में किया था। और आपसे पूछ सकते हैं उस समय मुल्तान का शासक कौन था? तो कौन था? मोहम्मद दाऊद था, फतेह दाऊद, सॉरी। मुल्तान का शासक कौन था? फतेह दाऊद था। और मोहम्मद गौरी ने द्वितीय आक्रमण किसके, प्रथम आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? मुल्तान के शासक फतेह दाऊद के विरुद्ध। तो द्वितीय आक्रमण किया था गुजरात के शासक मूलराज द्वितीय पर, जिसमें क्या हुआ था? मोहम्मद गौरी पराजित हो गए थे। तो अगर आपसे कभी पूछता है कि भारत में मोहम्मद गौरी की प्रथम पराजय किस युद्ध में मिली थी, तो किसमें मिली थी? गुजरात के शासक मूलराज द्वितीय पर किए गए आक्रमण में। इसके पश्चात क्यों 1111 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य युद्ध हुआ तराइन में। तो इसे तराइन के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो इसका हमने जब चौहान वंश के बारे में दक्षिण भारत के राजवंश पढ़ रहे थे तब हमने चौहान वंश पढ़ा। तो चौहान या चौहान वंश, उसमें हमने पृथ्वीराज की तथा मोहम्मद गौरी के युद्ध का उल्लेख विस्तृत से पढ़ा था। तो आपसे पूछ सकते हैं कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1191 में। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1192। तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। तराइन के प्रथम युद्ध में कौन विजय हुआ? तो तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी पराजित हो गए तथा पृथ्वीराज चौहान क्या हुए थे? विजय हो गए थे। तराइन का द्वितीय युद्ध भी किसके मध्य हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। इसमें क्या हुआ था? मोहम्मद गौरी पर विजय हो गए थे तथा पृथ्वीराज चौहान क्या हो गए थे? पराजित हो गए थे। अब इसके पश्चात क्या हुआ? मोहम्मद गौरी का प्रसिद्ध युद्ध चंदावर का युद्ध। तो आपसे पूछ सकते हैं चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो चंदावर का युद्ध जो हुआ था 1194 में हुआ था। किसके किसके मध्य हुआ था? तो मोहम्मद गौरी व राजा जयचंद के मध्य हुआ था। अब इसके बाद क्या हुआ? जब इन सारे युद्धों के पश्चात मोहम्मद गौरी ने क्या भारत के विजित प्रदेशों को शासक अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए स्वयं गजनी लौट गया था। जब भारत में जितने भी इसने प्रदेश जीते थे, एक इसने क्या किया कि जितने भी इसके गुलाम थे, क्योंकि उस टाइम में क्या था? तो गुलामों की खरीद फरोख्त की प्रथा चलती थी। लोग क्या करते थे? बहुत सारे गुलामों को खरीदते थे तो उनको बेचने का सिलसिला चलता रहता। तो मोहम्मद गौरी का जो प्रसिद्ध गुलाम था कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसने क्या किया? भारत ने जितने भी प्रदेशों को जीता अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए स्वयं क्या किया? गजनी लौट गया। अब जब ये गजनी लौट गया तो इसने क्या किया
कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो किसके उसके गुलाम थे, तो उन्होंने क्या किया, 1197 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुजरात के राजा भीमद्वितीय को पराजित करके गुजरात को जीत लिया। ये वही भीमद्वितीय जो अभी आपने पढ़ा कि इन्होंने क्या किया था, मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया था और अपने स्वामी की मतलब मालिक की उसके हार का, पराजय का बदला लेने के लिए इन्होंने क्या किया, गुजरात के राजा भीमद्वितीय को पराजित करके गुजरात को जीत लिया। किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 1206 में क्या हो गया, मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। अब जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई तो कुतुबुद्दीन ने एक वंश की स्थापना की जिसे हम क्या कहते हैं, गुलाम वंश कहते हैं। तो इसका हम पढ़ेंगे दिल्ली के सल्तनत काल में, हम इन 5 वंश के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आज हम पढ़ेंगे गुलाम वंश के बारे में, गुलाम वंश के बारे में, खिलजी वंश के बारे में, तुगलक वंश, सैयद वंश तथा लोधी वंश, इन 5 वंश के बारे में क्या करें, दिल्ली के सल्तनत काल में अध्ययन करेंगे। इसके बाद क्या होगा, आपका मुगल वंश आ जाएगा। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे गुलाम वंश। तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, तो किसका था, मोहम्मद गौरी का। तो चलिए हम पढ़ते हैं गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश को क्या ममलूक वंश भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में क्या होता है, गुलाम वंश के बजाय में ममलूक वंश दे देते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आपको याद रखना है गुलाम वंश को ममलूक वंश भी कहते हैं। इसकी स्थापना किसने की थी, तो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, क्योंकि 1206 में क्या हुआ था, मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के पश्चात ही क्या हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की तथा लाहौर में अपनी राजधानी बनाई। तो आपसे पूछ सकता है कि गुलाम वंश की स्थापना कब हुई, तो 1206 में। किसने की, तो किसने की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तथा राजधानी कहाँ बनी, लाहौर में। चलिए हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ये आपको पता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की तथा लाहौर में अपनी राजधानी बनाई। कुतुबुद्दीन ऐबक की कुछ उपाधियां थी, जैसे पहले क्या थी, लाख बख्श, कुरान खा, ये दोनों किसकी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधियां थी। लाख बख्श का तात्पर्य क्या होता है, लाखों का दान देने वाला। क्या होता है, लाखों का दान देने वाला। और कुतुबुद्दीन ने कुछ स्थापत्य कला के, जैसे क्या था, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा, इन सब का निर्माण किसने कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रमुख 2 दरबारी थी, पहले जैसे कौन थे, बख्तियार खिलजी व हसन निजामी, ये क्या थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रमुख दरबारी थे। इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट आपसे पूछ लेते हैं, जैसे क्या होता है, हसन निजामी से पूछता है इनकी पुस्तक का नाम, या कई बार क्या होता है इनकी पुस्तक का नाम पूछ लेता है, ये किसकी रचना की है। जैसे ताजुल मासिर पुस्तक की रचना किसने की थी, हसन निजामी ने। तो आपसे कई बार पूछ सकते हैं ताजुल मासिर पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन है, हसन निजामी। हसन निजामी किसके दरबार में रहते थे, तो हसन निजामी कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वंश की स्थापना की थी, तो गुलाम वंश की। इसके अलावा बख्तियार खिलजी जो क्या थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहते थे। इन्होंने क्या किया था, नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस करवाया था। जैसे आपने पढ़ा था दक्षिण भारत के राजवंशों में नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण के बारे में पढ़ा था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के एक दरबारी थे बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने क्या किया, नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस करा दिया था। और कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी, तो कुतुब मीनार की नींव डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं करा पाए थे। 1202 में जो 10 में क्या हुआ था, चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी अपने घोड़े से गिर के। तो आपसे पूछ सकता है कि गुलाम वंश का ऐसा कौन सा शासक था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी, तो कौन थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की। अब चलिए हम गुलाम वंश के दूसरे शासक के बारे में पढ़ते हैं। गुलाम वंश के दूसरा शासक आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात क्या हुआ, तुर्की अमीरों ने आराम शाह को शासक बनाया। इस टाइम पे आप देखेंगे जो तुर्की अमीरों के बारे में पढ़ेंगे, क्या थे, किंग्स मेकर की भूमिका में दिख रहे हैं गुलाम वंश में। किंग्स मेकर क्या हो रहा है, राजा भले ही कोई दूसरा बन रहा है लेकिन प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव तुर्की अमीरों पर पड़ रहा है। कौन राजा बनेगा कौन नहीं बनेगा, इसका निर्णय भी क्या कर रहे थे, तुर्की अमीर ले रहे थे। आराम शाह ने क्या किया, सिर्फ 8 माह तक ही शासन किया। इसके पश्चात इल्तुतमिश ने क्या किया, आराम शाह की हत्या कर दी तथा स्वयं शासक बन गया। चलिए हम पढ़ते हैं इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था तथा उसका दामाद भी था। इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, फिर इसने क्या किया था, अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दिया था, इल्तुतमिश से। तो आपसे पूछ सकता है कि इल्तुतमिश की एक उपाधि थी, इसलिए इसे दासों का दास भी कहा जाता है। किसको, इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश कहाँ का निवासी था आपसे पूछते, तो इल्तुतमिश जो था तुर्किस्तान का, तुर्किस्तान के तुर्क था। कौन सा तुर्क था अगर पूछते तो इलबरी तुर्क था। क्या था, इलबरी तुर्क। तो ये किस वंश का था अगर पूछते तो शमसी वंश का। तो आप सरल शब्दों में कह सकते हैं कि इल्तुतमिश शमसी वंश का तुर्किस्तान का निवासी इलबरी तुर्क था। और जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई
तो उस टाइम पे इल्तुतमिश कहाँ था? तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी उस टाइम पे इल्तुतमिश क्या था? बदायूं का गवर्नर था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बदायूं को क्या गवर्नर किसको नियुक्त किया था? इल्तुतमिश को। तो 1210 में जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी कहाँ पे था? बदायूं में था। ये उस टाइम पे बदायूं का गवर्नर था। जैसे उनको मृत्यु की खबर का पता चली, इसके बाद पता चला था कि आराम शाह शासक बन गया, तो धीरे से आया। कुछ समय पश्चात इसने क्या किया था? आराम शाह की हत्या कर दी थी। अब चलिए हम पढ़ते हैं कुछ उपाधियां इल्तुतमिश की। जैसे क्या मैंने अभी आपको बताया, दासों का दास। दासों का दास किसको कहते हैं? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश को दासों का दास क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको पता है कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक खुद क्या था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था, और इल्तुतमिश क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसलिए इसको क्या कहते हैं? दासों का दास कहते हैं। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं किसको? इल्तुतमिश को, क्योंकि गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन वो बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं कर पाए। इसके पास आराम शासक बने जो बहुत ही कम टाइम के लिए शासक रहे। तो गुलाम वंश का सही मायने में विस्तार कौन करता है? इल्तुतमिश करता है, इसीलिए गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसको कहते हैं? इल्तुतमिश को। अब इल्तुतमिश ने क्या किया था? शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक व्यवस्था का प्रारंभ किया था, जिससे क्या कहते हैं? इक्ता व्यवस्था। इस व्यवस्था में क्या करते थे? पूरे साम्राज्य को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देते हैं, तथा हर साम्राज्य की जो छोटा हिस्सा होता है उसको क्या करते हैं? उसके सुल्तान नियुक्त कर देते हैं। सुल्तान जो नियुक्त हो जाते हैं, सामंत नियुक्त कर देते हैं। उन सामंतों से क्या होता था कि शासन व्यवस्था का सुचारू रूप से चलता रहता। जैसे आपने देखा था कि इनका गुजरात को भी जीत लिया था, सिंध प्रांत को भी जीत लिया था, लाहौर, दिल्ली, ये सब क्या था? इनके अधीन थी। क्या तो चारों दिशा में शासन व्यवस्था करना थोड़ा सा दिक्कत हो रहता है, इसलिए इल्तुतमिश ने क्या किया? अपनी दूरदर्शी सोच का परिचय देते हुए एकता व्यवस्था प्रारंभ कर दी। इनमें क्या क्या? अलग अलग सामंतों को अलग अलग साम्राज्य का सामंत बना दिया। वो क्या कहते हैं? वहाँ की शासन व्यवस्था का देखरेख अच्छा करते थे, उनका निर्णय, और इससे क्या हो रहा था? गुलाम वंश का पताका भी पूरे भारत में फैल रहा था धीरे धीरे, और तथा शासन व्यवस्था भी सुचारू रूप से चल रही थी। तो आपसे पूछ सकते हैं गुलाम वंश के किस शासक ने क्या किया था? एकता व्यवस्था का प्रारंभ किया था। तो किसने किया था? इल्तुतमिश ने। इसके अतिरिक्त इल्तुतमिश ने क्या किया था? एक चालीसा दल का गठन किया था। चालीसा दल क्या था? 40 सरदारों का एक समूह था जो क्या करता था? शासन व्यवस्था में सहायता प्रदान करता था। तो आपसे पूछ सकते हैं कि चालीसा दल का गठन किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। इसके अतिरिक्त इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से स्थानांतरित करके दिल्ली लाए थे, क्योंकि क्या हो रहा था? लाहौर से क्या हो रहा था? पूरे भारत में नियंत्रण करना थोड़ा दिक्कत हो रही थी, इसलिए इल्तुतमिश ने क्या किया? लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके कहाँ पे ले आए? दिल्ली ले आए। और इल्तुतमिश ने क्या किया? कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करा। जैसे आपको पता था कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया? इसकी नींव डाली थी, लेकिन निर्माण कार्य पूरा नहीं करा पाए थे। तो किसने कराया था? इल्तुतमिश ने कराया था। इल्तुतमिश को क्या था? बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त थी। ये आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे क्या था? इस्लाम में क्या हो रहा था? बगदाद के खलीफा जो थे उनकी बहुत ही महत्व था। कोई भी बड़ा निर्णय लेने के लिए इस्लाम से जो होता था, बगदाद के खलीफा से अनुमति लेनी पड़ती थी, या सुल्तान बनने की अनुमति लेनी पड़ती। तो इसलिए इल्तुतमिश को क्या था? सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्ति किससे थी? बगदाद के खलीफा से। अब इल्तुतमिश ने क्या किया? 2 सिक्के जारी किए थे, जो कई बार आपसे नाम पूछ लेते। एक चांदी का सिक्का जारी किया जिसे क्या कहते थे? टका कहते थे। एक तांबे का सिक्का जारी किया था जिसे क्या कहते थे? जीतल कहते थे। तो आपसे पूछ सकते हैं कि इल्तुतमिश के या गुलाम वंश के शासन काल में चलने वाले चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? टका कहते थे, और तांबे के सिक्के को क्या कहते थे? जीतल कहते थे। तो कई बार ऐसे पूछ सकते कि जीतल के शासन के सिक्के थे तो गुलाम वंश के थे। अब इल्तुतमिश जब बदायूं का गवर्नर था तो उसने एक हौज शमसी का निर्माण कराया था। कहाँ पे? बदायूं में। तो आपसे पूछ सकता है कि बदायूं में हौज शमसी का निर्माण किसने कराया था? इल्तुतमिश ने। और कब कराया था? जब वो बदायूं का गवर्नर था। 1236 में क्या हो गया? इसकी इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात क्या होता है? इसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शासक बनता है। रुकनुद्दीन फिरोज शासक बन जाता है, लेकिन क्या होता है? शासन व्यवस्था को एक सुचारू रूप से नहीं चला पा रहा होता है, क्योंकि उसके शासन व्यवस्था पर उसकी माँ सात तुर्कान का प्रभाव अधिक देखने को मिलता है, और उसकी माँ जो थी सात तुर्कान के प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने, क्योंकि आप देख रहे हैं कि तुर्की अमीर क्या थे? किंग्स मेकर की भूमिका थे। उन्होंने क्या किया? इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान को शासक बना दिया। अब शासन व्यवस्था में क्या हुआ? सात तुर्कान को होते उसकी माँ थी। अवांछनीय प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने क्या किया? रजिया सुल्तान को शासक घोषित कर दिया। रजिया सुल्तान क्या? वो भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका भी कहा जाता है। आपसे पूछ सकते हैं कि भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी।
अब जब रजिया सुल्तान शासक बन गई तो उसने क्या किया, पर्दा प्रथा का त्याग कर दिया। ये क्या करती थी, बिना चेहरा ढके, क्या उस टाइम पे क्या था कि जितनी भी महिलाएं थी वो चेहरा ढक के ही बाहर निकलती थी। तो ये क्या करती थी, बिना चेहरा ढके पर्दा त्याग करके दरबार में आती थी। और रजिया का विवाह हुआ था अल्तुनिया के साथ। तो कई बार आपसे पूछ सकते हैं रजिया का विवाह किसके साथ हुआ, अल्तुनिया से। लेकिन क्या किया रजिया ने, क्या किया, शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसने क्या, गैर तुर्कों को भी सामंत बनाने लगी थी। जैसे क्या था, एकता व्यवस्था का प्रारंभ किसने किया था, इल्तुतमिश में, जिसमें हर एक क्षेत्र का क्या करते, एक सामंत नियुक्त कर देते थे, जिससे शासन व्यवस्था का सुचारू रूप से चलता रहता था। लेकिन क्या थे, उस टाइम पे सिर्फ तुर्कों को ही सामंत नियुक्त करते। लेकिन रजिया ने क्या किया, उसने सोचा कि जो भी पदाधिकारी को नियुक्त करेंगे वो योग्य होना चाहिए, चाहे वो तुर्क हो या गैर तुर्क हो। तो इसने क्या किया, गैर तुर्कों को भी सामंत बनाने लगी, जिससे क्या हो गया, तुर्की अमीर रजिया के विरुद्ध हो गए। और जब ये रजिया के विरुद्ध हो गए तो उन्होंने क्या किया, बहराम शाह को दिल्ली का शासक नियुक्त कर दिया। तो कैथल में क्या, रजिया उसके पति अल्तुनिया की हत्या हो गई। कहाँ पे हो गई, कैथल में। अब किसके बाद क्या हो, बहराम शाह शासक बनी गया रजिया सुल्तान के बारे में। रजिया सुल्तान के पश्चात कौन शासक बना, बहराम शाह। बहराम शाह ने क्या किया, एक पद का सृजन किया, कौन था, नायाब मुमलिकात। तो आपसे पूछ सकते हैं नायाब मुमलिकात पद का सृजन किसने किया, बहराम शाह ने। बहराम शाह के शासन काल में क्या था, अप्रत्यक्ष रूप से क्या था, तुर्की अमीरों का ही शासन चल रहा था। भले शासक के पद पर बहराम शाह बैठे थे, लेकिन इन्होंने क्या किया था, ये इतने योग्य शासक नहीं थे, तो अप्रत्यक्ष रूप से शासन किसका चल रहा था, तुर्की अमीरों का। तुर्की अमीरों ने इनसे एक पद का सृजन करा, जिसका क्या नाम था, नायाब मुमलिकात। ये पद क्या था, शासन व्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण पद था, क्योंकि कोई भी निर्णय लेने से पहले इनसे सहमति होना आवश्यक थी राजा को। अब लेकिन इन्होंने एक शर्त भी रखवा दी कि जो नायाब मुमलिकात का पद है, इस पद पर क्या होगा, सिर्फ तुर्की अमीर ही बैठ सकते हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से पूरी शासन व्यवस्था का नियंत्रण कौन कर रहा था, तुर्की अमीर कर रहे थे। और पहली बार मंगोलियों का आक्रमण भी किसके शासन काल में हो, तो बहराम शाह। तो आपसे पूछ सकता है गुलाम वंश के किस शासक के शासन काल में पहली बार मंगोलियों का आक्रमण हो, तो किसके हुआ, बहराम शाह के शासन काल में। और 1242 में क्या हो गया, बहराम शाह की मृत्यु हो गई। बहराम शाह की मृत्यु के पश्चात क्या, अलाउद्दीन मसूद शाह शासक बना। बहराम शाह की हत्या हो जाने के पश्चात अलाउद्दीन मसूद शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। और अलाउद्दीन मसूद शाह भी कोई बहुत ही योग्य शासक नहीं बने, इसलिए इनके विरुद्ध क्या किया, बलबन ने षड्यंत्र करके इसे सुल्तान के पद से हटा दिया, कि उसको अलाउद्दीन मसूद शाह को। लेकिन बलबन ने षड्यंत्र किया, लेकिन स्वयं शासक नहीं बना। इसने किसको शासक बनाया, नसरुद्दीन महमूद को दिल्ली का शासक बना दिया। चलिए हम पढ़ते हैं नसरुद्दीन महमूद के बारे में। नसरुद्दीन महमूद क्या हुए, अलाउद्दीन मसूद के पश्चात ये क्या हो, दिल्ली के शासक बने। लेकिन षड्यंत्र किसने किया था, अलाउद्दीन मसूद शाह को हटाने के लिए बलबन ने। अब बलबन ने षड्यंत्र किया तो वास्तविक शक्ति क्या थी, बलबन के पास ही थी, क्योंकि आप सबने पढ़ा होगा कि नसरुद्दीन एक बहुत ईमानदार शासक थे, कि राजा होते हुए कि अपने जीविका निर्वाह के लिए क्या करते थे, टोपी सिलते थे। अब बलबन को नायाब के पद पर नियुक्त किया गया। नायाब क्या था, उस टाइम पे बहुत ही मुख्य पद था शासन व्यवस्था में। और बलबन ने फिर क्या किया, अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दिया, नसरुद्दीन महमूद के साथ कर दिया। अब बलबन ने क्या किया था, अपनी पुत्री का विवाह भी कर दिया था। तो कई बार आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि बलबन का वास्तविक नाम क्या था। तो बलबन का वास्तविक नाम था बाहुद्दीन। क्या नाम था, बाहुद्दीन। नसरुद्दीन महमूद ने क्या किया था, बलबन को छत्र के प्रयोग की इजाजत दे दी थी। तो ये अभी तक ये पहली बार किसी शासक ने क्या किया था, किसी दूसरी नायाब को क्या हुआ, छत्र के प्रयोग की इजाजत दे दी थी। तो आपसे पूछ सकते हैं छत्र क्या होता है। छत्र क्या होता है, तो सुल्तान के पद का प्रतीक होता था। छत्र क्या था, सुल्तान के पद का प्रतीक। और इसकी इजाजत किसने दे दी थी, नसरुद्दीन महमूद ने। किसको दे दी थी, बलबन को। अब चलिए हम पढ़ते हैं बलबन के बारे में। नसरुद्दीन महमूद के पश्चात क्या हो, बलबन दिल्ली की गद्दी पर बैठ के शासक बना। अब बलबन किस वंश का था आपसे पूछता, तो बलबन क्या था, फारस के अफरासियान वंश का था। कहाँ का था, फारस के अफरासियान वंश का था। बलबल की दो उपाधियां थी। पहली क्या थी, उलुग खां व जिल्ले इला। जिल्ले इला का मतलब क्या होता है, ईश्वर की परछाई, अल्लाह की परछाई। कहते हैं कि शासक क्या होता था, अल्लाह की परछाई होता था, इसलिए उसको उलुग खां व जिल्ले इलाई की दो उपाधियां दी गई थी। और बलबन ने क्या किया था, दो तीन प्रथा का प्रारंभ किया था। पहली क्या थी, सिजदा पैबोस प्रथा। सिजदा पैबोस प्रथा में क्या थी, कोई भी आएगा दरबार में क्या करेगा, राजा को सम्मान करेगा, राजा के सामने सिर झुकाएगा। और नौरोज उत्सव इनका एक उत्सव होता था, जिसको किसने प्रारंभ किया था, बलबन ने किया था। इसके अतिरिक्त बलबन ने क्या किया था, 40 दल का जो भंग कर, जिसे इल्तुतमिश ने शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए 40 दल का गठन किया था, जिसको किसने, बलबन ने भंग कर दिया।
इसके अतिरिक्त बलबन ने क्या, दीवान या अर्च विभाग, एक प्रकार का सैन्य विभाग था। इसकी स्थापना किसने की थी? बलबन ने की थी। इसके अतिरिक्त बलबन ने एक रक्त नीति प्रारंभ की थी, लौह व रक्त की नीति। तो आपसे पूछ सकते हैं लौह व रक्त की नीति किसने प्रारंभ की थी? तो किसने की थी? बलबन ने। बलबन के दरबार में कहते हैं अमीर खुसरो और अमीर हसन तो नामक दो दरबारी रहते थे। तो कई बार अमीर खुसरो से रिलेटेड आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कहता है तुर्केल्ला व तूतीय हिंद किसकी उपाधि थी? अमीर खुसरो की उपाधि थी। तो आपसे पूछ सकता है तुर्केल्ला व तूतीय हिंद किसकी उपाधि थी? अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? तो किसके? बलबन के दरबार में रहते थे। और निजामुद्दीन औलिया के थे अमीर खुसरो के गुरु थे। तो आपसे कई बार पूछ सकता है कि अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? तो कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। अब गुलाम वंश का अंतिम शासक पूछते हैं, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? कैमर शाह। क्योंकि क्या होता है गयासुद्दीन बलबन के पश्चात क्या होता है? कैकूबाद तथा कैकूबाद के साथ कैमर शासक बनता है। लेकिन उनका कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता। तो इस तरह से आज हमने गुलाम वंश के बारे में तथा अरबों व तुर्कों का आक्रमण का अध्ययन किया। इसी तरह से हम इसके बाद आगे खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश के बारे में, फिर हम बाबर, हुमायूं, मुगल वंश के बारे में अध्ययन करें। इस तरह से हम मिडवल की हिस्ट्री भी कंप्लीट करके, आधुनिक भारत कंप्लीट करके हम बाकी सिलेबस का भी धीरे धीरे रिवीजन करते रहेंगे। आप इन सब के नोट्स बना के रिवीजन करते रहिए। तथा इससे पहले की सीरीज अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज नहीं देखी तो आप जाके उनके देख के नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये सब आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और अगर ये सीरीज आपको हेल्पफुल लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें तथा अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। अगर आपसे कोई भी क्वेरी पूछनी हो या कोई भी क्वेरी आपको चीज़ें ना समझ में आए, हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या कोई आप सजेशन देना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो।